प्यारे साथियों नमस्कार। प्यारे साथियों आप सभी को मैंने 20 अति लघुत्तरीय आपको प्रश्न बताए थे, ठीक है। और आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। अब चलो आपके लिए प्यारे बच्चों लेकर आया हूं उन सभी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर जो आपके क्वेश्चंस थे प्यारे बच्चों, उनके आंसर लेकर आया हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या था प्यारे बच्चों। यहां प्रश्न था मोलरता और मोलरता की परिभाषा बताइए और इसमें अंतर बताइए। बहुत सिंपल से इसकी परिभाषा है बेटा, 1 लीटर वेलन में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता होता है विलय के मोल बटे वेलन का आयतन होता है लीटर में, ठीक है। फिर मोललता की बात करें, देखो ये क्या होता है, 1 लीटर विलयन में होता है, जबकि मोललता आपका 1 किलोग्राम विलायक में होता है। इसका जो आपका फार्मूला है, मोललता विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में होता है। बेटा मोलरता देखो यहां से तुम्हारे बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता था, तो मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करता है, मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ताप परिवर्तन से मोलरता बदलती है, मतलब ताप पर मोलरता निर्भर करता है और ताप परिवर्तन से मोललता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न का जवाब। आते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट है प्रतिपरासरण का उदाहरण क्या होगा। प्रति मतलब विपरीत, अब परासरण क्या होगा, तुमने पढ़ा है कि भैया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की और विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए प्रवाह ही आपका परासरण कहलाता है। अब प्यारे बच्चों आपने फिर पढ़ा परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है कि जब हम परासरण क्रिया के विपरीत एक कोई बाह्य दाब लगा दे जिससे परासरण क्रिया रुक जाए, ठीक है। अच्छा और ज्यादा दाब लगा दे तो प्यारे बच्चों क्या हो, परासरण क्रिया विपरीत चलने लगे, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आपका परासरण दाब था। बेटा उसका उल्टा क्या हो जाए, उसका उल्टा जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की अगर परासरण क्रिया शुरू हो जाए तो वही कहलाता प्रतिपरासरण, ठीक है। तो यह आपकी परिभाषा हो जाएगी। इसका उदाहरण क्या है, तो भैया समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए उच्च दाब लगाकर जल को अर्धपारगम झिल्ली से पार कराया जाता है जिससे शुद्ध जल प्राप्त होता है, यह प्रतिपरासरण का उदाहरण है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नष्ट समीकरण क्या होता है बच्चों। नष्ट समीकरण क्या होता है, तो इसका एग्जांपल आपके पास फार्मूला, देखो फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखो मैं शॉर्ट जो आपको हमेशा फार्मूला यूज करना है वो वाला यहां पे लिखा हूं, ही बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग आपका बेस क्या, बेस पे 10 और क्यू। क्यू क्या होता है भैया, क्यू होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। क्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होता है, एनोड अपॉन कैथोड, मतलब एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर होता है एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, ठीक है। एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता, ये होता है तुम्हारा क्या, ये होता है प्यारे बच्चों तुम्हारा, ठीक है, क्यू का मान। तो अब यार तुम्हें कैथोड एनोड पता ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोड तुम जानते हो, तो प्यारे बच्चों ये तुम जरूर ध्यान रखना कि यहां पर सांद्रता का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। आपको सारी वैल्यू दी है। नष्ट समीकरण बेटा हम कब यूज करते हैं, जब तुम्हारा ताप दाब सांद्रता, मतलब जो पैरामीटर है ना मानक वाले, वो सब हटा दिए जाएं और कोई भी ताप हो कोई भी दाब हो, उस समय अगर तुम्हें मानक अपचलन विभव निकालना है तब इस विधि का तुम इस समीकरण का उपयोग करते हो। फिर आगे बात करें भैया एसिटिलीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो प्यारे बच्चों किसी यौगिक में एसिटल समूह, किसी यौगिक में प्यारे बच्चों ये एसिटल समूह के प्रवेश की प्रक्रिया को एसिटिलीकरण कहा जाता है। अच्छा ये कब होती कैसे होती प्यारे बच्चों, देखो एग्जाम्पल तुम्हें पता है कि एनिलीन का एसिटिलीकरण कराने पर फेनिल एसिटल्डिहाइड बनता है। तो यहां देखो ये एनिलीन है, इसमें प्यारे बच्चों एसिटल क्लोराइड की अपक्रिया करवा दिए हैं और बन गया तुम्हारा फेनिल एसिटल आपका एमाइड बन गया, ठीक है, आपका फेनिल एसिटल हैलाइड बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हो गया एसिटिलीकरण, जहां पे आपका क्या जुड़ रहा हो, जहां पे ये आपका क्या एमाइड जुड़ता है प्यारे बच्चों, ये देखा जाए, ठीक है। ये क्या है, एसिटिल समूह जुड़ रहा हो, जहां पे क्या जुड़ रहा हो, एसिटिल समूह जुड़ रहा हो, ठीक है। फिर आगे देखो डीएनए आरएनए बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अगर डीएनए आरएनए पूछेगा तो अंतर जरूर पूछता है, और अगर जिसको जिसको अंतर पता है तो प्यारे बच्चों यहां से तुम उस सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हो, चाहे कुछ भी पूछा जाए। डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक अम्ल। शर्करा बेटा क्या होता है, डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है, इसमें राइबो शर्करा होता है। नाइट्रोजनी क्षार बेटा दोनों में 4 होते हैं, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन, बेटा याद रखना ATGC, A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन, ठीक है। ए सेम है, यूरेसिल हो जाता है बेटा, यूरेसिल और थायमिन प्यारे बच्चों फर्क है, यही ध्यान रखना। संरचना द्विसूत्री, आपका ये एक सूत्री, ठीक है। कार्य क्या होता है, अनुवांशिक सूचना का वहन, बेटा डीएनए क्या होता है, तुम्हारे जैसे माता पिता हैं तो उनका जो भी गुणसूत्र होंगे वो तुम्हारे अंदर भी होंगे, तो कौन लाता है भाई, डीएनए के थ्रू ये चीजें ट्रांसफर होती हैं। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, फिर स्थान की बात करें तो मुख्य नाभिका में, प्यारे बच्चों नाभिक व साइटोप्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो
प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है बेटा, बहुत आपको बताया कि सिंपल से क्या होता है, जब आप किसी भी प्रोटीन की भौतिक एवं रासायनिक गुण को आप बदलो तो जैविक गुण अपने आप बदल जाए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। और जो आपका प्रोटीन बदल गया है वो प्रोटीन क्या कहलाएगा, विकृतीकृत प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर आगे देखें, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचना बना दी बेटा। अब देखो एनिलीन में क्या होता है, एनिलीन के पास होता है ये NH2 ग्रुप, और NH2 के पास नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास यार बच्चों एक इलेक्ट्रॉन समूह है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो जो आपको बता, देखो इस प्रकार से यहाँ पे इसकी क्या हो जाती है, ये अनुनादी संरचनाएं हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर यहाँ तुम रोटेशन देखो तो रोटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, रोटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ हुआ, यहाँ निगेटिव बना, प्यारे बच्चों आपका ये शिफ्टिंग ऐसे हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ वाला जो आपका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फिर आपका ये वाला देखो शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो जहां जहां एरो आ रहा है वहां वहां निगेटिव चार्ज होता है, मतलब अर्थो पैरा अर्थो, ये आपका अर्थो है, ये पैरा है, ये अर्थो है। तो आपके देखो दो पोजीशन पर प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन रागी का अटैक हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, आप जब आप पढ़ते हो फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया, जैसे आप हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण पढ़ते हो तो बेटा वहां पे इसका उपयोग आता है। ठीक है, फिर आते हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो बेटा देखा जाए दोनों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, सांद्रता बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे तो भी वेग बढ़ जाएगा। तो मतलब हर प्रकार से वेग बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बेटा K4FeCN6 के जलीय विलयन में हमें क्या आयतन मिलते हैं। बेटा जो आपके संकर आयन होते हैं ये क्या होता है, जल में पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बेटा यहाँ से टूटेगा 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, इन दो आयनों में टूट जाता है यहाँ से। ठीक है, अब देखो इसी यौगिक के अंदर पूछा गया था कि भैया हमें ऑक्सीकरण संख्या क्या निकालनी है। तो बेटा अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो देखो इसको, देखो इसका टोटल में क्या दिया है, 4 माइनस दिया है। जो टोटल होता है बेटा उसको हम बराबर में लिखते हैं, बराबर -4। ठीक है, अब देखो यहाँ एक आयरन है, एक प्यारे बच्चों यहाँ पे एक आयरन हो गया। ठीक है, 6 साइनाइड ग्रुप है बेटा, यहाँ पे 6 साइनाइड। ठीक है, 6 और गुणे देखो एक साइनाइड क्या होता है बेटा, एक साइनाइड की चार्ज होता है -1, और तो 6 साइनाइड हो गए बेटा -6 हो जाएगा। आयन का चार्ज आपका -4 दिया हुआ है। अब x का मान तुम्हें निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, चलो गाल्वनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल बेटा अंतर आपसे पूछा गया तो बेटा आपके सामने है, इसको जरूर से पढ़ लेना। फिर आगे बात करते हैं फिनॉल के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग की बात करें तो फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, बैकेलॉइड के अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बैकेलाइड मिल जाता है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में इनका उपयोग भी करते हैं, फेनिल या जिसको फिनाइल बोलते हो। औषधि निर्माण में भी बेटा इसका उपयोग होता है। सर्फेक्टेंट और डिटर्जेंट निर्माण में भी इनका उपयोग होता है। रंग और रंजक पदार्थ निर्माण में। ठीक है, अन्य प्रयोग आपके इस प्रकार से बेटा इसमें आपको लिखना होगा, जैसे लिखा है सेम टू सेम आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। हार्मोन्स हमारे शरीर की, भैया अगर हमारे शरीर की बात करें तो हार्मोन्स की क्या प्रक्रिया है, वो क्या भूमिका निभाते हैं। तो पहले बच्चों निम्न प्रकार के आपके पास हार्मोन्स है जिनका क्या क्या काम है। चलो देखो, विकास और वृद्धि में वृद्धि हार्मोन, सब देखो ऑक्सीकरण और चयन ये वही है। नियंत्रण में थायरॉक्सिन, रक्त शर्करा संतुलन, इंसुलिन और ग्लूकोगॉन। ठीक है, प्रजनन नियंत्रण बेटा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, जो भी आकर्षण वगैरह होता है वो बेटा इन्हीं में से आपके हार्मोन काम में आते हैं। तनाव प्रतिक्रिया एड्रेनलिन। ठीक है, जल और लवण संतुलन ADH और एल्डोस्टेरोन, ये सब आपके हार्मोन है जो आपकी शरीर की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर बात करें फैराडे का विद्युत अपघटनी द्वितीय नियम बेटा क्या बताता है कि अगर आपके पास क्या हो, मान लेते हैं 3 विद्युत अपघटनी सेल हैं और तीनों में समान प्रकार का आवेश अगर प्रवाहित किया जाए तो बेटा तीनों में क्या होगा, जो भी पदार्थ की मात्रा होगी वो क्या होगी, उस वैद्युत अपघट के तुल्यांकी भार के क्या समानुपाती हो जाती है। पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती कब, जब हम तीनों इलेक्ट्रोड पे या जितने भी इलेक्ट्रोड है बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन सभी में क्या करें, अगर समान आवेश प्रवाहित कर रहे हैं तो बेटा अगर आपके 3 इलेक्ट्रोड थे M1 M2 M3 तो इन सब क्या हो गए प्यारे बच्चों, E1 E2 E3 इनके समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना M है आपका पदार्थ की मात्रा, E है आपका रासायनिक समतुल्य भार। ठीक है, फिर बात करें विशिष्ट चालकता क्या होती है तो देखा जाए किसी प्रकार की विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता प्रति यूनिट लंबाई और प्रति यूनिट क्षेत्रफल के आधार पर बेटा ये डिवाइड होती है, डिसाइड होती है। R प्रतिरोध है, I कंडक्टर की लंबाई है, A आपका क्या देखा जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। मात्रक बच्चों क्या होता है, साइमेंस पर मीटर। पूर्णांक मात्रक आपका मोह सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए भैया, ये आपका इसको हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए पर नहीं कर रहा, क्यों भाई,
तो एल्यूमिनियम की सतह मजबूत ऑक्साइड पर देखो एल्यूमिनेट बना रहे Al2O3 बेटा बॉक्साइड का एक फॉर्मेट है ना, ये अयस्क बन जाती है जो धातु को अधिक हानिकारक वातावरण से ढकती है, एक लेयर बना देती है। ठीक है, इस कारण यह वायु और जल में स्थायी रहता है, भले ही यह रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है। ठीक है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय क्योंकि हाइड्रोजन से जो भी ऊपर एलिमेंट है वो सब ज्यादा क्रियाशील होते हैं। सतही ऑक्साइड परत बराबर सुरक्षा कवच बराबर स्थायित्व। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अमोनिया की क्लोरीन से क्रिया होगी तो भैया क्या होगी, तो अमोनिया जब क्लोरीन से क्रिया होती है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड या आपका देखो यहां से 3HCl बन जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, यह क्रिया अत्यधिक ज्वलनशील होती है और विस्फोटक होती है। ठीक है, और NCl3 का उपयोग कभी कभी विस्फोटक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छे से आप इसको लिख देना कॉपी में, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर राउल्ट का वाष्प आपका अब देखा जाए यहाँ पे आपेक्षिक अवनमन देखना है तो बेटा क्या होता है, शुद्ध विलायक में किसी अप्रयुक्त कह सकते हैं अवाष्पशील विलय को जब प्यारे बच्चों घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, उस विलायक के शुद्ध वाष्प दाब की अपेक्षा क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यह अनुपात देखा जाए क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखा जाए विलायक के मोल प्रभाज के समान होता है। अच्छा, यहाँ जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला होता है P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर जो क्या होता है, मोल के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, और यही तुम्हारा जो फार्मूला बन जाता है WB इंटू MA अपॉन MB गुणे WA, ये तुम्हारा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा A क्या है, B क्या है, S क्या है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, A है आपका विलायक। ठीक है, A है विलायक, B है विलेय और S है सॉल्यूशन। ठीक है, यस है प्यारे बच्चों सॉल्यूशन या विलयन जिसको आप बोलते हो विलयन। ठीक है, ये है विलयन। ओके, चलो ये हो गई बात। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट, यहाँ क्या है, सीमाएं, इसके बारे में पूछा गया, पढ़ लें बेटा, बहुत अच्छी, बहुत आसान। विद्युत अपघटन का प्रथम नियम आपसे पूछा गया, ये बताता है कि अगर हम किसी विद्युत अपघटन में प्रक्रिया में किसी आयन का अपघटित या जमा होने वाला द्रव्यमान प्रत्यक्ष रूप से उस अपघटन में प्रवाहित कुल विद्युत आवेश, अब जैसे हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटनीय सेल में हमने देखा कि जब हम वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं तो बेटा वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। सोडियम क्लोराइड बेटा सोडियम धातु और क्लोरीन गैस में परिवर्तित होता है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि हम जितना आवेश प्रवाहित करेंगे उतना ही हमें सोडियम और उतना ही हमें क्लोरीन प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब जितना आवेश उतना ही पदार्थ की मात्रा, तो यम समानुपातिक क्यू हो जाता है। यहां से प्यारे बच्चों आपका यम बराबर Z इंटू क्यू हो जाता है। और यहां से देखा जाए, ठीक है, यहां से प्यारे बच्चों आपका देखो, आपका जो क्यू होता है वो आपका I इंटू टी के, मतलब धारा गुणे समय के, तो यहां से आपका यम बराबर प्यारे बच्चों आपका हो जाता है, ठीक है, Z इंटू I इंटू टी तुम्हारा इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण समझाइए। तो बेटा कारण क्या है, SO2 एक सशक्त अपचायक पदार्थ है और यह रंगीन यौगिकों को अपचायित कर रंगहीन बना देता है। तो जैसे आपका आयोडीन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आयोडीन है, ये नीला कलर है और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जल के साथ अपक्रिया करा दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड और आपका सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। भैया आयोडीन तो पहले नीला था, जब सल्फर डाइऑक्साइड आपका हाइड्रोजन आयोडाइड में अपचयित हो गया बेटा ये जो आपका हाइड्रोजन आयोडाइड क्या हो गया, रंगहीन हो गया। तो यही इसकी प्रॉपर्टी है कि भैया अपचायक की तरह कार्य करता है। और देखो पहले क्या है, जो आपका अभिकारक था वो क्या था, कलरफुल था, नीला था, पर जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया हो गई तो क्या हो गया, रंगहीन हो गया। तो भैया यही इसकी क्या है, विरंजक क्रिया का कारण होती है। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये रही तुम्हारे उन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के ये सॉल्यूशन रहे, आंसर है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आप अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और बताइए क्लास कैसी लगी। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इस पर भी कमेंट करिएगा बेटा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।